कम इस बंदे की 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लायबिलिटी उतारी गई हो। अगर 2.5 करोड़ लायबिलिटी उतारी गई है तो गिरी हालत में 5 लाख रुपए कमाया हुआ ये आदमी, 5 कम से कम बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से, जहां चोरी ना किया गया हो जी। और अगर नहीं की तो लानत है। हाथ किसने रोका था इनका? आए गए हर किसी का हो गया काम, इनका काम नहीं हुआ। पॉइंट की बात ये ना, क्योंकि ये बकवास करने लोग की बकवास लोग सुन लेते हैं, इसीलिए बकवास करने लोग पैदा हो जाते हैं। इनको उसी दिन का वजूद खत्म कर दिया ना, खरपतवार की तरह होते हैं, जड़ में पानी डाल दिए, माठा डाल दिए, अपने आप खत्म हो जाएंगे जी। ये अगर कहता है कि हाँ मैंने कराई, दूसरों कराई, तो भैया क्यों तुमने समाज सेवा का ठेका ले रखा था, फिर आपने क्यों नहीं कराई? और आज किस मुंह से बात करते हैं? ये मेरा पहला सवाल ये इन चीज को लेकर। जी। दूसरा नंबर, क्या कभी इनको किसी एमडी सीएमडी ने इनसे सिफारिश करी कि भाई साहब मुझे फला से मिलवा दो, मेरा फला काम करवा दो? लोग चलकर वहां गए हैं, हमें या एमडी को जरूरत नहीं है कोई आकर के उनको किसी से मिलवाए। हमारा एक ही सोर्स है और उससे बड़ा सोर्स दुनिया में कोई दूसरा नहीं हमारा, वो है हमारी ईमानदारी और हमारी दिलेरी। इससे बड़ा हमारा कोई सोर्स नहीं है। अब तक हम लोगों ने इसी सोर्स का इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि दुनिया चाहे जो कुछ कहे, हम दमदारी सीना तान खड़े हैं। हमें किसी ऐसे आदमी को इस टाइम पर अपने साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है जो बिला वजह क्रेडिट अपने सर पे लेके जाए। क्योंकि कल जो मेरी बात हुई हमारे लॉयर से, बहुत देर तक बात हुई, तो उन्होंने भी एक बात कही और हमने कहा कि ये मान के चलिएगा कि दुनिया की कोई ताकत ये मुकदमा आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि इसे मुकदमे में हारने वाली चीज तब होती है जब कुछ डिनाई कर रहे होते हैं। हम हर सही चीज हाँ कह रहे हैं, तो ये तो भूल जाइए आप कि मुकदमा हारेंगे। बस ये देखना आपको जीतना कितने शानदार तरीके से है, क्योंकि जितने भी लोग अब तक का जितना भी आरोप प्रतिरोप कर रहे हैं, एक मिनट बस एक मिनट, जितने लोग अब तक जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं जी। हकीकत ये है कि उनको सच्चाई पता ही नहीं है। उन्हें सच्चाई पता होती तो वो सारे लोग आज की तारीख में ये छोड़ करके कस्टमर का रास्ता निकाल रहे होते। इस बात से, बकवास से क्या फायदा है जो हमने इनको इनसे मिलवाया, उनको उनसे मिलवाया? अरे भाई, जब व्यवस्था चल रही थी, खुले आम आकर के पब्लिक मंच से कह दिए होते कि हाँ मैं गुड्डू शर्मा, मैं जिम्मेदार हूं हर किसी कस्टमर की रजिस्ट्री कराने के लिए, आप लोग आइए ईमानदारी से, हम जो है आपका काम करवाएंगे। और हमसे कहते ये खुले आम भरे मन से कि मैं 1 रुपया किसी को मरने नहीं दूंगा, किसी खाने नहीं दूंगा, ईमानदारी से रजिस्ट्री होगी, 1 रुपया एडमिन चार्ज फालतू नहीं लेने दूंगा, आप मुझे जिम्मेदारी दीजिए, मैं देता जिम्मेदारी। जिसको खड़ा कर रहा हूं बेमान हो जा रहा है। यही गुड्डू शर्मा जिनको मैंने जब वो पर्सनल अपनी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं, मतलब ऑर्डर कहिए करके संदीप पांडे को बोला था, 7 प्लॉट था इनका, और उसमें क्या नाम है, वैदिक विहार में जी। और जानते हैं प्लॉट किसका था? गुड्डू शर्मा लेके आए एक ऐसे बंदे को, सुल्तानपुर का था, जिसे मैं जानता था पहले से, बस फर्क में उसका फोन नहीं उठा रहा था। अश्विनी कुमार करके नाम है, अभिनव त्रिपाठी, सॉरी अभिनव श्रीवास्तव के ग्रुप का बंदा है वो। उस सुल्तानपुर वाले बंदे जिससे इनका कोई लेना देना नहीं है, उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए बीच में मीडिएशन कर रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि वहां साइट पर लिया जा रहा था 1,10,000 रुपया, जिन्हें कमीशन बढ़ता था, लेकिन कस्टमर से लिया गया 1,75,000 रुपया। अरे बाप रे। ये बीच का 65,000 रुपया जो है वो इन्हीं बीच की बिचौलियों में गया है। खुल के बोलता है, डाटा होगा मेरे पास रिकॉर्ड के तौर पर। जब मेरी बात हुई उससे, अश्विनी से, उसने मुझे मैसेज किया, तो उस बंदे ने मुझे रात 3 बजे करीब मैसेज किया, तो बोला सर प्लीज मेरी रजिस्ट्री करा दीजिए, नहीं तो मैं बहुत मुसीबत फंस जाऊंगा। तो हमने लिखा, रात 3 बजे इंडिया टाइम रहा होगा, मैंने लिखा कि बेटा आपका अप्रूवल हो चुका है। बोले सर हमसे पैसा अदा लिया जा रहा है। तो पूछा कितना मांगा जा रहा है? उसने बोला कि इतना मांगा जा रहा है। तब मैंने कहा कि किसने मांगा तुमसे? तब नाम लिया इनका भाई साहब का, जिन्होंने वो दिया हुआ था। आज आपको क्या लगता है कि ये समाज सेवा करने के लिए आए हैं? नहीं सर, ये एक्चुअली हुआ यही है आज तक कि जो आया वो ये सोच रहा है कि हमको बीच में मिल जाए। वो एक्चुअली रूस्ट होते हैं इसलिए कि मैं उनका नाम ले लूं ग्रुप पर, और उनका नाम लेते ही फटाफट लोग ढूंढेंगे, तलाशेंगे भैया कौन है कौन है कौन है। और जब इनको मिलेगा तो आज यही है कि 10,000 रुपये अगर चंदा भी किसी से ले लिया इन्होंने काम कराने के नाम पर कि देखो सीएमडी से मेरी बात होती करती है, और 1,000 लोगों ने दे दिया, तो हो गया, वारे न्यारे हो गए लोगों के। यही हुआ है इसी काम। तो छोड़िए इन सब की बातों को, अब वक्त चला गया। अब मुझे कोई भी व्यक्ति नाम से नहीं चाहिए,
व्यक्तित्व से चाहिए। और रही बात ये जो ग्रुप है, एक ग्रुप में एक्टिव रहकर लोगों का काम करके मैं पहले अपना फर्ज निभा रहा हूं कस्टमर के प्रति, मेरा फर्ज है। लेकिन अगर कोई इसके विरोध में जा रहा है ना, तो समझिए मैं एहसान कर रहा हूं उनके ऊपर, क्योंकि जितना डाटा मेरे पास आया है ना, उनमें से कई तो ऐसे लोग हैं, सच बता रहा हूं, कई ऐसे लोग। अब बताइए स्पर्श मोटर पैसा देने की क्या जरूरत है भाई? कल मैं भेजा, सोचा भाई रिकॉर्डिंग डालो। कल मुझे भी किसी ने फोन किया था कि एजेंसी को फोन दिया, पैसा दिया है उसने। हाँ, तो स्पर्श मोटर को पैसा क्यों दिया? स्पर्श मोटर पैसा किसे इन्होंने दिया? मैंने कहा कंपनी ने कहा, कहीं लिखा कंपनी ने नहीं कहा होगा, आपने नहीं कहा होगा, लेकिन उस समय तो जब मेरी बात हो रही है कल से इन लोगों से, तो ये चीज समझ में आई कि उस समय तो साइंस सिटी खाली नाम था और नाम की हवा थी। केवल साइंस सिटी लिखा हो आगे और पीछे कुछ भी लिखा हो, या ये भी है कि कुछ भी हो, पैसा तो साइंस सिटी, ये लोग साइंस सिटी के एम्प्लॉई है तो साइंस सिटी में ही जा रहा है। नहीं, हम बताते क्या हुआ है जी, हम बताते ये भी स्कैम। जान रहे क्या हुआ स्कैम? स्कैम खाली यही नहीं, इलाहाबाद में हुआ स्कैम। ये मेरे पास करीब 1 साल पहले खुल के आया था। हुआ क्या था, जिस टाइम पर बिड एंड हॉट डील सब गाड़ियों को चल रहा था मामला, ठीक है, उस टाइम पर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने नामी गिरामी दबंग लोगों से पैसे ले लिए थे। ठीक है, पैसा लिया, अब पता है टाइम हो गया, तो कंपनी हमेशा इवेंट कर गाड़ी देती थी, इवेंट कर गाड़ी इवेंट कर देती थी जी। अब किसी आदमी ने दबाव डाल दिया कि नहीं हम तो तुमको जानते हैं, हमने तुमको पैसा दिया, हम तुमसे मतलब है। तो नए केस में करते क्या थे ये लोग, स्पर्श मोटर जो मालिक था वो भी भाई, लोग जाकर नोएडा मिलते थे, हम 20 गाड़ी बुक करे थे, तो उसको भी होता ना, कोई एक आदमी दुकानदार होता है, उसको दिखता भाई फला आदमी से मनोज कौशिक, इनकी हमेशा से आदत रही बाईपास करने की, हमेशा बाईपास किया इस आदमी ने। इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने अपने कुछ ऐसे कस्टमर जो हरियाणा के थे, जो दिल्ली तरफ के थे, उन लोगों से अपनी जान छुड़ाने के लिए डायरेक्ट बात करके, क्योंकि खाली स्पर्श वाला नहीं और भी लोगों से डायरेक्ट बात करते थे लोग जी। उनसे बात करके पैसा डलवाए अकाउंट में कि हम पैसा डलवा रहे, उसको भी पैसा मिल गया, तो गाड़ी वाले को रोटेशन के लिए पैसा चाहिए जी। और वहां से उठा के दे दिया गाड़ी अगले को। अब इन्होंने क्या किया, वॉलेट से उसकी गाड़ी आईडी यहाँ बुक कर ली। अच्छा। और उधर पैसा डायरेक्ट दिलवाया, वहां पर ये कह करके गाड़ी दे दो, तो गाड़ी उन्होंने उठा के उस पैसे गाड़ी किसी और दिलवा दी है, और ये हमारी जानकारी और वॉलेट से बुकिंग की, तो पे आउट बन गया जी। तो एक तीर दो शिकार हो गया इनका, क्योंकि स्पर्श वाला वॉलेट से तो गाड़ी देगा नहीं। मान ली उसको 4 गाड़ी निकालनी है तो उसे कैश चाहिए होगा। अब वो पैसा कैश में, मान ली आपने बुक किया किसी गाड़ी, संदीप बुक किया, आपका 6 महीना हो गया, बच्चे की शादी है, आपको इस डेट पे गाड़ी चाहिए ही चाहिए, आपको दहेज में देना है, लेकिन कंपनी ये कह रही है कि 10 दिन बाद हमारा इवेंट हम तब देंगे, हमें इससे मतलब नहीं किसके यहाँ शादी पर, किसी क्या पड़ा हुआ है, आप देख करो काम। तो 10 दिन पहले गाड़ी दिलाने के लिए नई बुकिंग उठा करके स्पर्श को दिलवा दिया, डायरेक्ट इधर कंपनी में डलवाया। कंपनी ने डलवाया, कंपनी बुक करी, कंपनी अपने टाइम पैसा देगा स्पर्श को। तो सीधा बात करके स्पर्श से, भाई हमारे 50 अकाउंट है, हम अपने यहाँ लेकर स्पर्श क्यों लेंगे भाई पैसा? तो खाली यही नहीं दिया, औरों ने दिया पैसा। तो ये हुई कहानी। अब जब मामला खराब हो गया तो सीधी सी बात है, उस बंदे क्लेम कहां बनेगा हमारे यहाँ पर, और स्पर्श वाला गाड़ी किसी और दे चुका है। नहीं, वो तो दे चुका, उसने पैसा लिया तो उसने गाड़ी दे दी, उसका क्लेम खत्म, मारा कस्टमर जा रहा है। और कस्टमर अभी भी कितना भी प्रयास आप कर लें, कितना भी कोशिश कस्टमर कर ले, कस्टमर आधा बहुत मरेगा जरूर। नहीं, एक बात बताएं आपको शशि मैम जी, राशिद नसीम बात करने से बात की, अगर मैं अपने पर आ गया, मैं सच, आप लोगों को कानून ही नहीं पता ना, ये जो बोला है गधा आदमी कि प्रेसिडेंट जेल के अंदर हैं, ठीक है मान लेते हैं, कानून में पैरवी ही नहीं कर पा रहे लोग। नहीं, ये प्रेसिडेंट साहब के ऊपर अगर एक वकील लगाए, जैसे मान ली किसी एक आदमी ने एक FIR करी, उसने एक एग्जाम्पल मान लिया अभिषेक ठाकुर गए अंदर, ठीक है, अब अभिषेक अंदर चले गए, तो जो बंदा है ना जिसने FIR करी वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो भाई अभिषेक चले गए अंदर, खत्म। अभिषेक क्या करेंगे, कोई अपोज हो नहीं रहा, जमानत कर बाहर आ जा रहे हैं जी। लेकिन अगर ये आदमी एक वकील खड़ा कर दे कोर्ट में, वकील खड़ा करके वकील केस लड़के, मिलॉर्ड हमने तो FIR इसलिए की है कि इन्होंने हमारा पैसा लिया है, हमें वो नहीं किए, पैसा नहीं दे रहे, गाड़ी नहीं दे रहे हैं, तो कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर करेगी इनके उसमें कि भाई इसका पैसा दिया जाए, अन्यथा इनके बैंक अकाउंट को सीज करके, इनकी प्रॉपर्टी सीज करके, यानी आइदर ये करेगी तो वो करेगी, दो में से काम करेगी। जब इनके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर अगर FIR है
तो कंपनी के मालिकान, कंपनी एक्ट कहता है कंपनी के जो डायरेक्टर की लिस्ट में होंगे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं सीज की जा सकती है। ये कंपनी एक्ट 1949 एक्ट उसका है। लेकिन अगर इंडिविजुअल के ऊपर है, जैसे मानिए अभिषेक उसे नामित है, तो अभिषेक तो कंपनी पार्ट नहीं है ना, नहीं। और पैसा अगर व्यक्तिगत अभिषेक अकाउंट में गया तो अभिषेक उसका लायबल बन जाएगा। तो वहां पर एक्ट कहता है कि व्यक्तिगत तौर से या प्रोप्राइटरशिप की फर्म हो या व्यक्तिगत पैसा लिया गया तो आपकी प्रॉपर्टी सीज करके बेच करके कोई पैसा देगी। सर कानून जानते नहीं लोग, गधे लोग। नहीं सर, एक बात हमारी और जवाब दें हमको जी। कि मैंने देखा जब संदीप राठौर जेल में थे तो मिथिलेश हर डेट पर जाती थी, हर डेट, मतलब ये मेरा आंखों देखा है। और वो उनका वकील भी लगा रहता था और वो भी लगी रहती थी। बाई मिस्टेक या कोई काम की व्यस्तता से, और ये पछल्ले जो वकील हैं ये बैठे रहते थे और सिर्फ एक मौके की तलाश में रहते थे कि किसी डेट पर वो आ ना पाए। ठीक। और जो उनका जो भी वकील खड़ा किया जाता है तो ये प्रेसिडेंट लोगों की यूनिटी है, ये सब दाएं बाएं पैसा जुगाड़ करके उस वकील को भी खरीद लेते हैं। ठीक है। अब समस्या ये है कि एक पेशी पर मिथिलेश नहीं पहुंच पाई। उसी में सत्येंद्र श्रीवास्तव ने अपना तकड़म लगा करके और झूठे एफिडेविट लगे हैं जमानत में, ये दिखवाया गया है, फट से बेल की जो है मंजूर करा ली। तो ऐसे में समस्या खड़ी है। एक तो कस्टमर पहले से परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है मानसिक रूप से कि हाय मेरा पैसा गया, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऐसे में अगर कोई वकील करने की बात आती है तो एक कस्टमर अगर लड़ने जाता है तो दूसरा कस्टमर कहता है कि भाई मैं तो नहीं दे सकता हूँ। और ऐसे में तीसरा जो है कोई और ऐसा व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है, जहां 10 रुपए का काम होना होता है वहां वो 50 रुपए अपने लिए ऐंठ लेता है। ठीक। बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ के पास जा रही है, वही कह रहे हैं। तो ऐसी परेशानियों में जी हम बताइए, इसमें आपने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया जो कानूनी हो। नहीं, कानूनी तो नहीं है, कानूनी तो नहीं है जी। हल बताता हूँ, सुनिए। कोई भी व्यक्ति, मिथिलेश एक्सवाइजेड कोई भी व्यक्ति, उसको एक रिकवरी शूट डालना चाहिए। कोई वकील राह ही नहीं देता है। एक रिकवरी शूट की अब हो गई ना, FIR हो गई, गिरफ्तारी हो गई, अंदर चले गए, एक रिकवरी शूट डाला जाता है कि इनके ऊपर मेरा इतना पैसा निकलता है, पैसा मैंने इनके हाथ में दिया या इनके अकाउंट में दिया है, उनके अकाउंट में, कंपनी वाला नहीं, मुझे पैसा रिकवर कराया जाए। तो जब आप रिकवरी शूट डालेंगे तो वो अलग केस शुरू हो जाएगा फिर वो जी। तो वो उसकी फिर फाइल खुल जाएगी कि भाई ये साबित होता है कि आपने इनसे इतना पैसा लिया, आप कैसे पैसा देंगे बताइए। किसी वकील ने राय दिया नहीं, क्योंकि कोई भी ठेंगा छाप वकील था, सारा अंगूठा छाप भी नहीं था। एक होता अंगूठा छाप तो थोड़ा नहीं, ठेंगा छाप वकील था, जैसे होता है ना गांव मोहल्ले का गली छाप का वो डॉक्टर नहीं होता, झोला छाप डॉक्टर, कि जिसके साथ जाए तो हर दर्द की एक ही दवा देता है वो। पेट में दर्द हो तो भी, सर में दर्द हो तो भी, पैर में दर्द हो तो भी, कोई भी दर्द हो उसके लिए बस आपको जो ब्रूफेन दे देगा वो, बगैर चेकअप कराए, बगैर टेस्ट कराए, बगैर देखे बीमारी क्या है, दर्द क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो आपको दे देगा उठा करके। मतलब लोग मुकदमा लड़ने गए, मुकदमा लड़ने की तमीज नहीं थी। रिकवरी सूट डालना चाहिए था। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं कह रहा कि अगर मैं चाह लूंगा ये मुकदमा लंबा, तभी तो मैं बोला हूं ना, पैसा मैं खर्च करूंगा, तो मुझे पता पैसा खर्च होगा। हर एक आदमी का डिटेल लेकर के बाकायदा कोर्ट से नोटिस इशू कराकर रिकवरी सूट डलवाऊंगा, और उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट साहब हो चाहे जो साहब हो, उस पैसे के द्वारा चाहे खुद के नाम पर, चाहे पत्नी के नाम पर, चाहे पिता के नाम पर, किसी के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी लिए होंगे, वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी, सील जाएगी। ये है हिंदुस्तान में रिकवरी शूट का लॉ। सर ये तो आपने बता दिया। अब जैसे आपने कहा सर आपके 4 व्यवसाय हैं, 4 हो 10 हो जो भी हो, बात ये नहीं है। आपके पास कम से कम इतना पैसा आता है कि आप बढ़िया अपना अपने जीवन को चला सकते हैं और 10 के जीवन को और चला सकते हैं। ठीक है। अगर मुझसे कोई कह दे, आज मैंने गुड्डू शर्मा से तैस में कह दिया, मैंने कह दिया कोई नहीं रहेगा, मैं अकेले लड़ूंगी, ये याद रखिए, लेकिन प्रेसिडेंट को जब तक जेल नहीं भेजा लूंगी मैं मानूंगी नहीं, बहुत जिद्दी हूँ गुड्डू शर्मा। और अगर कुछ नहीं हो सकता है तो मैं स्वयं का पैसा व्यय करूंगी, मैंने कह दिया उनसे। लेकिन आप पता है मैं संगठन क्यों बनवाया, मैं समझ गया सवाल आपका, हर आदमी के पास पैसा नहीं होता है, हम संगठन समझ गए सवाल। हम उस पर मैं चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग आप डाल दें उठा करके ग्रुप पर जी।
मैंने संगठन इसलिए बनवाया कि जब 20, 30, 40, 50 लोगों की फाइल एक साथ फिलअप करके डलवाऊंगा जी तो एक फाइल मानी जाएगी, जी एक वकील उस पर लगेगा, एक केस बनेगा, एक काम होगा वो। जी क्योंकि ये जो है यहाँ पर मैं जिस प्लान को जिस तरह प्लानिंग से करने जा रहा हूँ, ये पूरी तरीके से एक संगठित लूट है। एक बार अगर हमने इस केस को ला दिया कोर्ट में तो कोर्ट इसको खुद स्वतः संज्ञान ले लेगी। कैसे? जैसे कोई भी मान ली योजना आती है सरकार की, उस सरकारी योजना में सरकार को भी नहीं पता, लेकिन उसके नाम की वेबसाइट बना करके कुछ लोग क्या लूट कर डालते हैं जी। और जब कभी ऐसा कोई मामला होता है तो उसके ऊपर कोर्ट जब इन्वॉल्व होती है तो कोर्ट पूरी जांच कमेटी बनाकर जांच करवा देती है। फिर कोई वकील की जरूरत नहीं, फिर क्या होता है वो केस सरकार लड़ती है। अगर इस मामले को ठीक, जो मैंने कहा ना कि इसमें आदमी अगर साथ दे दिया मेरा तो मैं एक पैसा लोग निकलवा दूंगा। किसी भी तरीके से अगर मैं इस मामले को, इस केस को वहां तक लेकर चला गया जहां पर कोर्ट को सिर्फ ये भरोसा दिला दिया गया कि, क्योंकि देखिए ये बहुत सही टाइम है कि लोगों ने खुद स्वतः लूट करी और आधार बना दिया कंपनी को। कंपनी बार बार ये कह रही थी कि हमारे पास जो आया हमसे ले लो,